ऑक्सीजन जो कि एस्टर ग्रुप में है, उसके साथ तो हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ही लगाते रहे हैं, लेकिन जो अल्कानॉइड वाला पोर्शन था उसे हमने मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस के साथ एसोसिएट किया। उसमें डबल बॉन्ड भी आ गया था, ट्रिपल बॉन्ड भी, हैलोजन भी, अल्काइल ग्रुप, अलिफॉक्सी वगैरह वगैरह। अब हम जो स्पेशल कुछ कंपाउंड करने जा रहे हैं वो कैसे हैं, आइए जरा देखते हैं। 196 से अपनी बात शुरू करेंगे और 196 और 197 की जोड़ी है जिसका नाम आप देने की कोशिश करेंगे और बेशक रेज हैंड कीजिए, लेकिन शर्त है, और शर्त ये है कि जिसने भी हाथ खड़ा किया उससे मैं पूछूंगा दोनों 196 भी और 197 भी, क्योंकि मैंने कहा ये जोड़ी है, तो ये जोड़ी पूरी बतानी है हमें। तो आपके सामने आ गए 196 और 197। आखिरकार हया जावेद ने हिम्मत की और उन्होंने कहा हम हैं जवाब बताने वाले। जी भाई बताइए। अनम्यूट किया है बेटा मैंने आपको, माइक खोलिए हया जी। सर 196 का है प्रोपाइल इथाइनोएट। बिल्कुल सही है। और सर सही है। हाँ हाँ। और 197 का मैंने ऐसा लिखा है पर आई एम नॉट श्योर कि इथाइल 1 मिथाइल इथेनोएट। अच्छा, इसमें गड़बड़ क्या है, क्यों इस तरह कह रही है आई एम नॉट श्योर? इसमें कोई खास बात हुई क्या? क्योंकि सर वो जो है यहाँ पे ब्रांचेस हैं, लगी हुई ब्रांच है, मतलब ब्रांच में ब्रांच फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तभी थोड़ा कंफ्यूज। हाँ, ये सर ब्रांच में ब्रांच है। बस बस तुमने जो बात कह दी यही सुनना चाह रहा था मैं। देखिए, बाज़ औक़ात प्रॉब्लम का सलूशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चा प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करे, उसे ये तो समझ में आए कि सर ये 197 में एक ऐसी सिचुएशन आई है जो इससे पहले कभी नहीं आई है। सो दैट्स व्हाई वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट द नेम। और मैंने इसीलिए 196 197 साथ लिखे कि 197 इज अ प्लेन केस। ऑक्सीजन के साथ 3 स्ट्रेट चेन में हमारे पास प्रोपाइल मौजूद है और मेन चेन में सिर्फ 2 कार्बन है, तो ये नाम तो बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, प्रोपाइल इथानोएट। लेकिन जब आप आते हैं 197 पे तो आप इस बात से शॉक होते हैं कि सर ऑक्सीजन के साथ जो एस्टर का ऑक्सीजन है उसके साथ आपने हमें कहा अल्काइल ग्रुप होगा, बट अनफॉर्चुनेटली आपने जो बनाया है 3 कार्बन उसमें तो ब्रांच में ब्रांच आ रही है। ऐसी सिचुएशन पहले नहीं आई है। अच्छा, और ये नहीं आई है इसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है, मगर वो अफसोस थोड़ा कम इसलिए है कि जाहिर सी बात है फिजिकल क्लासेस ना होने का कहीं ना कहीं तो नुकसान होता है, वरना अमूमन ये होता है कि ये 197 तक पहुंचने से पहले ही बहुत सारे जो शार्प किस्म के बच्चे हैं ना हमारे, हर साल होते हैं कुछ ना कुछ, वो उससे पहले ये केस ले आते हैं। अल्केन के वक्त ही पूछ लेते हैं कि अगर फर्ज कर ले सर कभी ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसके ब्रांच में ब्रांच हो तो क्या करेंगे? बिल्कुल आ सकता है, मैंने तो आपसे कहा इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन हर लेवल पर हमें बहरहाल एक बाउंड्री खींचनी होती है कि किस
टाइप की चीज़ें हमें आपको पढ़ानी है और कौन सी आपके लेवल से बियॉन्ड है। तो हमारे सिलेबस में, पूरे सिलेबस में हम इस बात से अवॉइड करते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आए कि आपको ब्रांच में ब्रांच मिले, वरना हो तो सकती है, अल्केन से हो सकती थी भाई, इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। तो ब्रांच में ब्रांच वाले स्ट्रक्चर्स को नाम देने का स्पेशल एक ब्रैकेट मेथड होता है विच इज नॉट इन आवर सिलेबस। किससे खत्म हो गया। अलबत्ता हमारी किताब में स्पेशली सिर्फ एस्टर में इसे बहुत मामूली सा डिस्कस करना है, क्योंकि इस जिस लेवल पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल सा है, इसलिए ये बस तो बड़े सिलेक्टेड कंपाउंड, ये मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ, बहुत ही सिलेक्टेड किस्म के कंपाउंड हम यहाँ करेंगे विच इज इन आवर सिलेबस। हम उन बातों पे शो मारने के लिए नहीं जाएंगे जो सिलेबस रहेंगी। तो उसमें ये सिचुएशन आ गई कि है तो ये 3 कार्बन वाली ब्रांच, इसमें 3 कार्बन है और 3 कार्बन वाली ब्रांच को प्रोपाइल कहते हैं, लेकिन प्रोपाइल हम उस 3 कार्बन वाली ब्रांच को कहते हैं जो ऊपर बना हुआ है, नजर आ रहा है, वो है प्रोपाइल। तो इसका कुछ और नाम होना चाहिए, तो हमने कहा इसको कहते हैं टेढ़ा प्रोपाइल। 3 कार्बन वाला प्रोपाइल है और टेढ़ा है, तो टेढ़ा प्रोपाइल। हंसेंगे नहीं, नाम इसका यही है। बस सारी बात यह है कि अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर बनाते, यानी वो लोग जिनको जो उर्दू बोलते हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, अगर वो बनाते तो अपनी लैंग्वेज में बनाते ना, हम कहते टेढ़ा प्रोपाइल। अब क्योंकि हमने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, ग्रीक्स ने बनाया, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज यूज की, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इस प्रोपाइल का नाम रखा है आइसोप्रोपाइल। क्या नाम रखा है, आइसोप्रोपाइल। तो अब जरा सा ख्याल करेंगे, ये जरूरी चीज आ गई, ये मैं आपके सामने बना रहा हूं ताकि हमें याद रहे। अगर कभी हमें ब्रांच में 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में मिले, जैसे 196 में मिले और पहले भी कितनी दफा मिल चुके हैं, तो सिंपल नाम है प्रोपाइल। अगर हमें ये प्रोपाइल 3 कार्बन वाली ब्रांच इस तरह मिले कि इसका बीच वाला कार्बन पेरेंट चेन के साथ ज्वाइन हो रहा है, यानी ये, और इस तरह ये 3 कार्बन स्ट्रेट नहीं बल्कि ऐसे टेढ़े हो गए, तो इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो इस वक्त यही मौजूद है, तो कम से कम 197 के नाम तो देखिए, इसका तो किससे खत्म करें ना, ये है आइसोप्रोपाइल इथानोएट। मगर जैसे ही आपने ये नाम दिया तो अब आपका दिल कहेगा सर क्या जैसे आइसोप्रोपाइल है ऐसे ही क्या आइसोब्यूटाइल भी होता है, आइसोपेंटाइल भी होता है, आइसोहेक्साइल भी होता है। यानी लफ्ज आइसो क्या हम और जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, और इसी पर्टिकुलर अंदाज से कर सकते हैं। तो अभी अगर आइसोप्रोपाइल है तो आइसोब्यूटाइल का मतलब होगा 4 कार्बन। चौथा कार्बन कहाँ आएगा सर? जहाँ वैलेंसी खाली नजर आ रही है वहीं आएगा ना, जहाँ आपने डैश लगाया हुआ है, यानी इस जगह। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, तो ब्यूटाइल में हम यहाँ एक कार्बन बढ़ा देंगे, तो ये आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। आइए आपके सामने बनाता हूँ। तो अब आइसोब्यूटाइल इसको कहते हैं। अब आप खुद देखिए, जो आइसोप्रोपाइल वाला स्ट्रक्चर था वो अपनी जगह, उसके आगे एक कार्बन आपने बढ़ा दिया, दिस इज आइसोब्यूटाइल। तो अब आइसोपेंटाइल क्या होगा? जाहिर सी बात है, जिस जगह आपने वैलेंसी खाली छोड़ी है वहां एक कार्बन और बढ़ा दीजिए। कहाँ वैलेंसी खाली छोड़ी है? यहाँ पर, तो यहाँ एक कार्बन और बढ़ा दीजिए। तो अब आइसोपेंटाइल ये हो गया। ये हो गया आइसोपेंटाइल। तो अब आइसोहेक्साइल, अब आप समझ गए सर, बस जहां वैलेंसी खाली है वहां एक एक कार्बन और बढ़ाते जाइए। तो आइसोहेक्साइल ये हो गया। टोटल कार्बन 6 होने चाहिए। तो अब शायद कुछ बच्चों को ये पैटर्न देखते हुए, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल और अब आइसोहेक्साइल, पैटर्न समझ में आ जाए कि जब भी कहीं लफ्ज आइसो लगा होगा तो आप समझ जाइए कि सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं है। अब आइसो किसके साथ लगा हुआ है? फर्ज कर लें ब्यूटाइल के साथ। तो ब्यूटाइल में कितने कार्बन होने चाहिए? 4।
तो अब आप समझ जाइए वो 4 कार्बन एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बल्कि क्या हिसाब बन रहा है, 4 में से एक कार्बन कोने से सेकंड कार्बन की ब्रांच में होगा, बाकी एक लाइन में होगा। क्योंकि इन सब में अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि कॉर्नर से, वो कॉर्नर जिसपे CH3 है, जिसपे ये डैश लगा हुआ है वो नहीं, जिसपे CH3, उस कॉर्नर से सेकंड कार्बन पर मिथाइल है। आइसोप्रोपाइल में भी इसी तरह है, आइसोब्यूटाइल में भी इसी तरह है, आइसोपेंटाइल में भी इसी तरह, आइसोहेक्साइल में कोने से सेकंड कार्बन पर मिथाइल है। तो अगर मैं अब आइसोहेप्टाइल कहूं तो आपके दिमाग में क्या आएगी बात, 7 कार्बन, जिसमें से 6 कार्बन चेन में होंगे और जो एक कार्बन है वो कोने से सेकंड कार्बन पर ब्रांच की सूरत में, मिथाइल ब्रांच की सूरत में हो, तो फिर ये कहलाता है आइसो। तो अब आइसो नाम से जितने भी ब्रांचेस आएंगी वो हम दे सकते हैं। याद रहे हम इसके अलावा किसी और स्ट्रक्चर को टच नहीं कर रहे। आपके दिल में ख्याल आ सकता है कि सर मैं अगर फर्ज कर लीजिए 5 कार्बन वाली ऐसी ब्रांच बनाऊं जिसमें ये जो मिथाइल है ये कोने से सेकंड की जगह थर्ड पर हो, इस जगह पर हो, बिल्कुल हो सकता है, फिर ये आइसो नहीं कहलाएगा। फिर इसका क्या नाम है, हमने कहा फिर इसका नाम हम ब्रैकेट मेथड से देते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल है एंड इट इज नॉट इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में स्ट्रिक्टली सिर्फ वो ब्रांचेस हैं जिनमें या तो स्ट्रेट ब्रांच हो, किस्सा ही खत्म, प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल, या फिर जो आइसो के स्टाइल में है, यानी जिसमें कोने से सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल लगा हुआ। और मैंने इसीलिए तकरीबन सारी एग्जाम्पल लिख दी क्योंकि अब इससे आगे क्या आएगा। तो आइसोप्रोपाइल कहीं भी आएगा आप पहचान लेंगे, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोहेक्साइल। और इन चारों से फायदा ये हुआ कि कम से कम जहन में आइडिया बन गया कि आइसोहेप्टाइल अगर किसी ने कह दिया तो आप बना लेंगे, आइसो ऑक्टाइल किसी ने कह दिया तो आप बना लेंगे। ठीक हो गई बात। तो आइए जरा इनको इस्तेमाल करके 198 लिखें। तो अब देखते हैं कि हम कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। वन 198 ऑक्सीजन के साथ अब जो ब्रांच लगी हुई है उसमें टोटल 4 कार्बन है और उनमें से कोने से सेकंड पर मिथाइल है। तो इसका मतलब 4 कार्बन की वजह से ये ब्यूटाइल कहलाएगा, और चूंकि ये एक मिथाइल ब्रांच वाला ब्यूटाइल है इसलिए ये आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। तो हम इसका नाम रखेंगे आइसोब्यूटाइल। और अब पेरेंट चेन में कौन है, पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपानोएट। तो ये नाम हो गया आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल प्रोपानोएट। इसका मतलब क्या ये निकला कि हमारे सिलेबस में ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें जो स्ट्रेट चेन वाली हो, उनका तो हम अभी तक इस्तेमाल वैसे भी कर रहे थे, और एक आइसो टाइप की ब्रांचेस हैं। हमने कहा नहीं एक और भी है, टोटल 3 हो जाएंगे। एक आइसो अब आपने देख लिया, एक और ब्रांच है जिसके नाम के आगे इससे पहले न्यू लगता है। तो जिस तरह आइसो का लफ्ज प्रोपाइल से शुरू होता है, 3 कार्बन हो तो ये स्टाइल आता है, इसी तरह जो न्यू है वो कम से कम 5 कार्बन के साथ आता है। इसका मतलब है अब हम आपको आपके सामने रखना चाहते हैं एक और ब्रांच जिसमें टोटल 5 कार्बन है, और उसमें क्या हो रहा है, 5 कार्बन किस तरह है कि कोने से सेकंड कार्बन पर जहां पहले एक ब्रांच थी आइसो में, वहां ऊपर नीचे 2 मिथाइल लग जाए तो इस स्टाइल को कहते हैं न्यू। तो ये कहलाएगा न्यू पेंटाइल। आइसोपेंटाइल में 5 कार्बन होते हैं और कोने से सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच लगी होती है। न्यू में जितने भी कार्बन हो उसमें कोने से सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचेस लगी होती हैं। तो अब ये न्यू पेंटाइल है तो न्यू हेक्साइल क्या होगा, न्यू हेक्साइल में फिर वही बात है, जिस जगह वैलेंसी खाली नजर आ रही है वहां एक कार्बन और बढ़ा दीजिए तो ये न्यू हेक्साइल हो जाएगा। ये आपके सामने है। न्यू हेक्साइल में टोटल 6 कार्बन होंगे क्योंकि हेक्साइल है और न्यू है तो उनमें से सेकेंड कार्बन पर ऊपर नीचे 2 ब्रांचेस होंगी। तो न्यू में 2 ब्रांचेस होना जरूरी है तो बाकी के कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे। तो ये हो गया न्यू हेक्साइल। 4 कार्बन इन पेरेंट चेन और 2 कार्बन आर इन ब्रांच, तो ये है न्यू हेक्साइल। तो अगर मैं कहूँ न्यू हेप्टाइल
तो आप एक कार्बन और बढ़ा दीजिए, दिस बिकम्स न्यू हेप्टाइड। अब तय ये हो गया कि आइसो लगा हुआ हो तो आप अपनी ब्रांच के तमाम कार्बन स्ट्रेट चेन में बनाते हैं सिवाय एक के, और वो कार्बन सेकेंड कार्बन पे ब्रांच के तौर पर होगा। न्यू लगा हुआ हो तो आप सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में बनाते हैं एक्सेप्ट दो कार्बन के, जिन्हें आप कार्बन नंबर 2 पर ऊपर नीचे दो मिथाइल ग्रुप्स की सूरत में बनाते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि हम इनका भी इस्तेमाल देख लें। अब ऑक्सीजन के साथ हमें जो पैटर्न नजर आ रहा है वो 5 कार्बन की ब्रांच है, जो कि इस स्टाइल से है कि उसके सेकेंड कार्बन पर ऊपर नीचे दो फर्दर ब्रांचेस हैं, यानी ये न्यू पेंटाइल के अंदाज से है। तो हम इसका नाम लिखेंगे न्यू पेंटाइल फॉर द ब्रांच अटैच विद ऑक्सीजन, और बाकी कार्बन में, बाकी कंपाउंड में 3 कार्बन है, इसलिए उसका नाम बन जाएगा प्रोपानोएट। तो ये न्यू पेंटाइल प्रोपानोएट है। तो 100 पर तो हम खुश थे, 200 पर अब हम थोड़े से थक गए हैं और कब खत्म होगा, इसलिए ऐसे में बनाया है। अगर आपको लगता है आप नहीं थके तो आप स्माइलिंग बना दीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो थक गया हूँ ना। तो अब आइए एक स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें ये आइसो या न्यू इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, न्यू हेक्साइल। अगर आप देखें ऑक्सीजन के साथ जो हिस्सा लगा है इसमें टोटल 6 कार्बन है, किस तरह के कोने से सेकंड कार्बन पर दो ब्रांचेस ऊपर नीचे हैं, तो ये है न्यू हेक्साइल। और पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटानोइड। इस तरह आपने पहले मरहले में ऐसे एस्टर किए थे जिसके अल्कानोइड वाले हिस्से में हमने ब्रांचेस और फंक्शनल ग्रुप लगाए, और अब आपने सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स किए जिसमें हमने ऑक्सीजन के साथ जो ब्रांचेस हैं, जो सिर्फ सिंपल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल होती थी, उनमें आइसो और न्यू का लफ्ज इंट्रोड्यूस किया। याद रहे इसके अलावा भी ब्रांचेस हो सकती हैं, आप और भी, अब आपको अंदाजा हो गया तो अब तो आप इसमें भी नई नई बातें सोच सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रिक्टली सिर्फ वो करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, और वो आइसो और न्यू का कॉन्सेप्ट है जो हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर देता हूँ फाइनल, ताकि ये एस्टर का काम खत्म हो जाए। सो स्ट्रक्चर 201 इज फॉर यू। और 202। नाम देंगे, रेज हैंड करेंगे। These are the last two examples for esters, and then we will move forward for the next topic, next group of compound। देखें वो क्या है। So first I would like to listen from you the right answer of these two structures। अब ये जोड़ी नहीं है तो मैं अलग अलग पूछूंगा।
जी सोलेहा आप बता दीजिए फिर, अब कोई और तो हाथ खड़ा नहीं कर रहा। 201 2-chloro-4-methyl isopentyl pentanoate। दोबारा बोलिए। 2-chloro-4-methyl iso गलत गलत गलत। एस्टर में हम सबसे पहले उस ब्रांच का नाम देते हैं जो ऑक्सीजन के साथ लगी हुई है। अब बताइए। isopentyl बिल्कुल सही। isopentyl 2-chloro-4-methyl pentanoate। जबरदस्त, क्या बात है आपकी। थैंक यू सर। देखिए ये फायदा होता है जब आदमी जवाब देने की कोशिश करता है, हल्की फुल्की जल्दबाजी में गलती होती, कुछ भी हो जाए, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एस्टर में सबसे पहले नाम देंगे उस ब्रांच का जो ऑक्सीजन के साथ लगी हुई है। और वो अब आपने देखा, मैंने स्ट्रक्चर को लेफ्ट राइट वाला स्टाइल से इसकी डायरेक्शन चेंज की, मगर ऑक्सीजन के साथ जो हिस्सा लगा उसमें 5 कार्बन है जिसमें एक मिथाइल ब्रांच के साथ है, तो ये नाम खुद ब खुद बन गया आइसोपेंटाइल, जैसा आपने अभी भी सुना। अब जो हमारा पेरेंट स्ट्रक्चर है उस पे हम आराम से नंबरिंग करें, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और उसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहें 2-chloro 4-methyl pentanoate। अब 202 पर बात करते हैं और लाइबा नदीम से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है 202 के बारे में। Neopentyl 3,3-dimethyl butanoate। क्या बात है, ऐसा लग रहा है ये तो नाम पहले से उनको पता था, हालांकि मैंने तो नहीं बताया। तो सबसे पहली बात ये है कि जो CO2 लिखा हुआ है, दिस इज द एस्टर ग्रुप, ऐसे वो लिखेंगे। इसके दोनों तरफ, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ कार्बन की वैलेंस दिखा दी, दोनों के साथ ये ब्रैकेट में लगी हुई चीज अटैच हो रही है, यानी CH2 CH3 टेकन थ्राइस इधर भी है, और CH2 CH3 टेकन थ्राइस इधर भी है। अब इसे मजीद हम ओपन करें तो ये ऐसे हुआ, और ये ऑक्सीजन के साथ भी यही हिस्सा। तो हमें नजर आया कि ऑक्सीजन के साथ जो ब्रांच लगी है उसमें टोटल 5 कार्बन है और वो न्यू स्टाइल में है, तो इसलिए इसका नाम हो गया न्यू पेंटाइल। और अब जो पेरेंट चेन है उसमें टोटल 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और 2 मिथाइल फर्दर ब्रांच में है। जो कार्बन 3 पर है तो इसलिए बना 3 डाई मिथाइल ब्यूटानोएट। ठीक हो गई बात। सो दिस इज अबाउट एस्टर, दिस इज ऑल अबाउट एस्टर। अब ये एस्टर जो है इसका मामला ये हो गया है कि ये ऑक्सीजन का लास्ट फंक्शनल ग्रुप था विच इज इन आवर सिलेबस। रिजा अनवर पूछिए बेटा, क्या पूछना है। जी बोलिए, जरा जोर से बोलिएगा। सर मैंने ये पूछना था कि अगर हमारे पास आइसो और नॉय जो है वो एक साथ आ जाए तो फिर हम क्या करें अगर एक ग्रुप में। आइसो और सर ये आइसो और आपने ये नॉय पेंटाइल बताया है ना, नॉय लगाना वो बेटा मतलब एक आइसो साथ और कैसे, नॉय। दोनों में से कोई एक होगा ना, एक साथ कैसे आएंगे। दोनों में आवाज से आ रही कोई, है? हाँ दोनों में से कोई एक आएगा बेटा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। सही है सर, ये पूछना ठीक है, था। थैंक यू। ओके। चूंकि ये एक मजीद कॉम्प्लिकेशन थी इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि ये जो दो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं आइसो न्यू की सारी एग्जाम्पल के साथ, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये अपने पल्ले से बांध लीजिए। अब क्या करना है, क्योंकि मैं इसलिए ये बार बार ऐसी बातें करता हूँ कि आपको ये एहसास दिलाना है कि आप एक बहुत बड़े टॉपिक का एक सेलेक्टेड पार्ट कर रहे हैं। तो
इसके लिए टीचर की एक अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो अपने दायरे में रहे, यानी हम जज्बात में आके के और ऐसे कंपाउंड बच्चों को डराने के लिए बना दें, उसकी ज़रूरत नहीं है ना। अब वी हैव टू बी इन आवर सर्किल, क्योंकि ऐसे तो फिर ये बहुत आपकी सोचों से ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं, आप सोच नहीं सकते। बहरहाल तो अब ये जो है ऑक्सीजन, मैंने बार बार कहा, ये वो 6 फंक्शनल ग्रुप हैं ऑक्सीजन के विच आर इन आवर सिलेबस। सो देयर माइट बी अदर जो हमारे सिलेबस में नहीं है, सो उसकी परवाह भी नहीं है। अच्छा, अब ऑक्सीजन के 6 फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े, ये सुनकर कि हैं इससे भी ज़्यादा, क्यों है भाई? इसलिए कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई। सिर्फ वैलेंसी 2 होने ने आपने देखा कि आपने क्या चेंज की कि ऑक्सीजन को मैं मुख्तलिफ अंदाज से यूज़ कर सकता हूँ इन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आपने उसमें से कम 6 एग्जाम्पल तो देखी नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होने की वजह से इतने पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, तो अब जिस एटम की वैलेंसी 3 होगी, सोचिए उसके कितने फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे, और वो एलिमेंट है नाइट्रोजन, one of the most common element of the organic chemistry। ठीक है, टॉप मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो है कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, और उसके बाद ऑक्सीजन और हेलोजन का नंबर आता है, लेकिन नाइट्रोजन भी किसी से पीछे नहीं है। लेकिन इस वजह से इसकी वैलेंसी 3 है और इसके कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमने हाथ वाला रखा हुआ है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में नहीं है, थ्योरी के नाम पे तो है ही नहीं। यानी अभी तक जो आपने पढ़ा है ना नॉमेनक्लेचर में, ये सब वो है जिनकी बाद में आपको रिएक्शन थ्योरी भी पढ़नी है। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स में आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़नी। अलबत्ता नाइट्रोजन के फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, कि आपको उसका इंट्रो मिल जाए, वो हम करेंगे जस्ट फॉर नॉमेनक्लेचर। यानी अब ये जो हम नाइट्रोजन के नाम पर कंपाउंड कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नॉमेनक्लेचर के लिए है। इस कंपाउंड का कोई थ्योरी का टॉपिक बाद में हम नहीं पढ़ेंगे, और ये सिर्फ इसलिए कि आपको अंदाजा हो कि चलो और कोई नहीं तो नाइट्रोजन का एक फंक्शनल ग्रुप है हमारे सिलेबस में आया। ये कहलाते हैं अमाइंस। अब चूंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इसका मतलब है एक नाइट्रोजन 3 जगह से बॉन्ड बना सकता है, ऐसे लिखूं। तो इसका जो सबसे कॉमन फंक्शनल ग्रुप है वो है जिसमें नाइट्रोजन की 3 में से 2 वैलेंसियां हाइड्रोजन के पास है, और अब तीसरी जो खाली पड़ी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होगी। तो इस ग्रुप को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूँ, मुझे पता है हाइड्रोजन ने तो नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाना है, और इस ग्रुप को मैं कहता हूँ अमाइनो ग्रुप। अब जिस कंपाउंड में ये अमाइनो ग्रुप होता है वो कहलाते हैं अमाइंस। सो हम इसे डिफाइन करेंगे ऐसे कि इफ हाइड्रोजन of alkene is replaced by amino group, compound is called amines। अगर हम अल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर उस जगह अमाइनो ग्रुप लगा दें तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है अमाइंस। जनरल रिप्रेजेंटेशन RNH2। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अब इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा, R का होता है CnH2n+1 और आगे NH2।
मगर जैसे हमेशा कहा है मैंने आपसे कि असल अहमियत इस तारुफ की नहीं है, असल अहमियत है इसके IUPAC ने भी। और यहाँ तो इसलिए भी तारुफ इतना अहम नहीं है क्योंकि बाद में हमें इसकी कोई थ्योरी नहीं पढ़नी। तो टू द पॉइंट, अमाइंस को IUPAC में क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो लफ्ज है अमाइन ये तो कॉमन नेमिंग का है। तो IUPAC नेम ऑफ अमाइंस क्या है, हम इसे कहते हैं, दो अलग अलग अंदाज हैं। एक नाम है अल्केनामाइन और दूसरा नाम है अमाइनो अल्केन्स। ये दूसरा नाम ज्यादा कॉमन है और ये ज्यादा इस्तेमाल होता है फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अल्केनामाइन भी कर सकते हैं लेकिन हम ज्यादातर यूज करेंगे अमाइनो अल्केन्स। ठीक हो गई बात। तो अब आइए स्ट्रक्चर का नाम बनाते हैं 203। तो मीथेन जो है, अगर मैं उसका एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह पर लगा दूं NH2, मेरी डेफिनेशन भी पूरी हो रही है ना, कि अल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर क्या लगा दीजिए, उसकी जगह पर लगा दीजिए NH2। ये हो गया NH2। तो क्या नाम बन जाएगा? अगर पहले वाला अंदाज अपनाऊं तो ये मीथेन था, अब बन जाएगा मीथेनामाइन। और दूसरा अंदाज अपनाऊं तो ये अमाइनो ब्रांच बन जाएगा, अमाइनो मीथेन। तो मीथेनामाइन या अमाइनो मीथेन। और फिर मेरा ख्याल है कि ये सब तो बेकार बातें हैं, आप तो इसमें चैंपियन हैं। ये हो जाएगा इथेनामाइन या अमाइनो इथेन। तो आपको एक अंदाजा हुआ। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर से अल्केनामाइन वाला फॉलो नहीं कर रहे। इधर से बात एक ही चीज को दामन थामे तो ज्यादा बेहतर है, और हम अमाइनो अल्केन के स्टाइल को फॉलो करेंगे। तो हमें ख्याल ये आया कि सर ये तो बिल्कुल हेलो अल्केन जैसा है। वहाँ हेलोजन अल्केन के साथ लगता था तो आप हेलोजन को ब्रांच के तौर पर हेलो कहते थे, क्लोरोफ्लोरोब्रोमो, और यहाँ उसी जगह अमाइनो ग्रुप आ गया है। बात तो एक ही है। जी हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 205 में हम बिल्कुल उसी तरह 3 कार्बन वाले अमाइंस के 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक में अमाइनो ग्रुप कोने पर यानी कि फर्स्ट कार्बन पर है, तो दूसरे में दरमियान में है। तो अब अगर हम इन दोनों का नाम देंगे तो हमें फौरन क्या बात याद आएगी कि सर ये तो पोजीशन बतानी पड़ेगी कि अमाइनो ग्रुप कोने पर है या बीच में है, जैसे इससे पहले भी करते रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ भी अमाइनो ग्रुप अगर 3 कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन वाले अल्केन्स के साथ लगेगा तो इसकी पोजीशन बताने की जरूरत है। तो ये हो गया 1 अमाइनो प्रोपेन और ये हो गया 2 अमाइनो। ठीक है। तो अब ये स्टार्टर है, लेकिन जैसे बात है कंप्लीट बात हो गई। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेटेड केसेस देख लेंगे थोड़े बहुत, ये छोटा सा इसका हिस्सा है। तो यहाँ से इसे कंटिन्यू करेंगे और अमाइंस की थोड़ी सी और एग्जाम्पल उसी लेवल की जो हमारे सिलेबस में है करने के बाद हमारा ये सिलसिला एंड अप हो जाएगा ओपन चेन कंपाउंड्स का। फिर जो लास्ट सेगमेंट है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे वो है साइक्लिक कंपाउंड्स, जो आखिरी चीज होगी साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से। तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ इसको खत्म करते हैं, आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। स्लाइड्स में भी आपसे शेयर कर देता हूँ।